हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आज की क्लास में जो देखेंगे वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्मल चार्जेस से। फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं, ठीक है, वहां से देखेंगे। आ रहा बात समझ में। और हम लोग कुछ थ्योरी भी जो था अपना कुछ स्टार्ट कर चुके थे, जो अपना कोवेलेंट बॉन्ड में अपना थ्योरी पढ़ना, जैसे कि लिविस ऑक्टेट रूल हम लोग पढ़ चुके थे, उसका लिमिटेशन पढ़ चुके थे, लिविस डॉट स्ट्रक्चर कई सारा हम लोग देख चुके थे, कंपाउंड कई सारा हम लोग देख चुके थे, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज किस चीज से, फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज किसको कहते हैं बेटा, ठीक है। फॉर्मल चार्ज, बेसिकली फॉर्मल चार्ज क्या है ना, कि किसी भी जो कंपाउंड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से, जो कंपाउंड बना, ठीक है, उसमें कई बार आप देखते होंगे कि उसके ऊपर में चार्ज रहता होगा, जैसे O3 माइनस, ठीक है। O3 माइनस होता है क्या, नहीं, O3 केवल होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें कार्बोनेट आयन का, CO3 माइनस 2 हो जाता है, ठीक है, SO4 माइनस 2 हो जाता है, सल्फेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट आयन। तो वो जो -2 पर में उसके आया, वो कहां से आया, ठीक है, या फिर कार्बोनेट में जो -2 आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली, या NO3 माइनस, तो उसके ऊपर जो माइनस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज आपका ये बताता है कि ओवरऑल जो कंपाउंड वहां पे बन रहा है, या ओवरऑल जो रेडिकल बन रहा है, उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, ठीक है। एक तो ओवरऑल चार्ज, और साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर एटम पर, ठीक है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसमें 2-3 एटम है, तो क्या उस पे पर्टिकुलर एटम पे, इंडिविजुअली एटम पे यदि हम बात करें, तो उस पे भी क्या कोई चार्ज आएगा। यानी कि बॉन्ड बनाते वक्त हम क्या बोलते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, तो कहीं कोऑर्डिनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो उस दरमियान में क्या होता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उस पर पॉजिटिव आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जिसको मिलता है उस पर जनरली यदि वो न्यूट्रल रहा तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो इन सारे चीजों को, तो ये तो हम लोग कंपाउंड बनाते वक्त जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाते वक्त ये खुद से एज्यूम करते हैं, अच्छा इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। लेकिन फॉर्मल चार्जेस जो है वो एक्चुअल कैलकुलेट करके आपको बता देगा कैलकुलेटिव तरीके से कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा, क्या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, या फिर वो न्यूट्रल रहेगा। तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज ये करता है, ठीक है। तो जिससे आपका जो कंफ्यूजन रहता है कि बाबा इस पे पॉजिटिव देंगे या निगेटिव देंगे या न्यूट्रल रहेगा, वो क्लियर हो जाता है कंप्लीटली। और ओवरऑल चार्ज क्या रहेगा उस कंपाउंड पे या उस रेडिकल पे, वो भी जो है वो आपका क्लियर होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्जेस से बड़े अच्छे तरीके से। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं और फिर आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। बेसिकली फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, ठीक है, फॉर्मल चार्ज on any atom in any molecule, ठीक है, in any molecule or ion is defined as difference between, ठीक है, number of valence electron in isolated atom, ठीक है। ये बेसिकली क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम। यानी कि स्टार्टिंग में जैसे कि मान लेते हैं कि ये अपना नाइट्रोजन है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। समझ में आ रहा है क्या बोले। ऑक्सीजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, ठीक है। मान लेते हैं फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। इज दैट क्लियर। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, ठीक है। फास्फोरस का कितना हो जाएगा आपका, 5। तो वो कह रहा है डिफरेंस किसका, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम, उस सिंगल एटम का, ठीक है, सिंगल एटम का आइसोलेटेड एटम, और फ्री स्टेट, या फिर फ्री स्टेट में जिसमें जो होता है वो, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन with the atom in bonded state, ठीक है। और किससे हमको उससे माइनस कर देना है,
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसमें बेटा, बॉन्डेड स्टेट से, उन्हीं का जो डिफरेंस निकलता है वो आपको किस चीज को डिफाइन करता है बेटा, फॉर्मल चार्ज को। इज दैट क्लियर? वो क्या बताता है आपका फॉर्मल चार्ज। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, कि किस पे क्या फॉर्मल चार्ज आएगा। तो एफसी बोले तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ ऐसा लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच डू नॉट पार्ट इन बॉन्डिंग, ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया वो, ठीक है, माइनस 1/2 नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो इन LDS, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं वो। अब इस चीज को क्या ये फॉर्मूला है भाई, आप तो पूरा कॉपी में ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे इस प्रकार से लिखे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जो लोन पेयर आपका बच गया एक प्रकार से, ये क्या हम लोग बात करेंगे लोन पेयर का, लेकिन लोन पेयर बेटा क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा को ही हम लोग लोन पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो एक लोन पेयर रहेगा उसको हम लोग 2 काउंट करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि पेयर में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो कितना हो जाएंगे बेटा, 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब देखना है बड़ा अच्छे से, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्ट इन बॉन्डिंग, और ये ध्यान में रखना, ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एटम रहेगा, ठीक है, जिसका हम लोग निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है, ये किसके लिए है, जिसका हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं उसके लिए। अब देखते हैं, फॉर्मूला तो लिख दिए, एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे कि बेटा ये O2 का हम लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, O2, तो O2 का कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और इस पे 2 लोन पेयर और इस पे 2 लोन पेयर, ठीक है, एक्चुअली ऑक्सीजन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है 2 का कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो 2 बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, और अब देखेंगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इस वाले ऑक्सीजन का भी और इस वाले ऑक्सीजन का भी। इज दैट क्लियर? तो अब हम लोग मान लेते हैं इस वाले ऑक्सीजन को 1, ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन को क्या मान लेते हैं बेटा, 2। इज दैट क्लियर? अब किस पे, इस पे कोई चार्ज होगा क्या किसी भी ऑक्सीजन पे, ठीक है, या O2 पे ओवरऑल कोई चार्ज आने वाला है क्या, वो हम लोग फॉर्मल चार्ज से निकालते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे FC, ठीक है, फॉर्मल चार्ज किसका हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन का, ठीक है, लेकिन कौन सा ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन का, ठीक है, कौन सा ऑक्सीजन का, पहले ऑक्सीजन का। तो फॉर्मूला में क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन का टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 6। इज दैट क्लियर? ये तो फिक्स है, ठीक। अब माइनस क्या बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्ट इन बॉन्डिंग। अब इसके लिए चूंकि हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं, यही बोल रहा है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, ठीक है, 4। अब माइनस अब क्या बोल रहा है, हाफ 1/2 इनटू, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोइंग LDS, ठीक है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, या फिर ये वाला आपका होना चाहिए बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्डिंग में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है वो वाला चीज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर, ऐसा कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। लेकिन और ध्यान में रखना, अब इसका ये आपको नहीं करना है, यहाँ 2 चीज ध्यान में रखना है फॉर्मूले में, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्ट इन बॉन्डिंग, ये किसके लिए है, ये केवल इसके लिए है, ठीक है,
बात समझ में आया? यानी 1 में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो आपको बताना है। लेकिन जैसा ही बात होगा यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो ऐसा नहीं कर देना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को कर देना है, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो शेयरिंग हो रहा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। तो यहाँ पे हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे? 4, 1 2 3 4। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं? ठीक है, ऑल सबका निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल आपको निकालना है। क्लियर है? एक का केवल लिखना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4। इज दैट क्लियर? तो ये 2 और ये 2 बचेगा, -4 -2 कितना हो जाएगा? 6 -6, और ये बेटा 0। यानी कि इस पे कौन सा चार्ज आएगा? कोई चार्ज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? उसी प्रकार से यदि हम FCO2 यदि निकाले हम, तो बेटा क्या हो जाएगा? सेम 6 -4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, -1/2। ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा आपका? यही 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका भी यदि आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यानी इसमें किसी भी ऑक्सीजन पे किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं आएगा। आ रहा बात समझ में? एक दूसरा एग्जांपल यदि हम ले लेते हैं O3 का। O3, ठीक है, ओजोन, O3 ओजोन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहले तो O2 बना लेंगे। O2 बन गया अपने पास, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। अब एक ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। अब इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? इसका भी चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये फिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कौन सा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि अपना भी नुकसान नहीं होता है और दूसरे का फायदा भी हम करवा देते हैं। इज दैट क्लियर? हम अपना नुकसान भी नहीं करेंगे और दूसरे का फायदा भी करवा देता है। कौन? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बोला कि भाई हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड करवा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो था ये वाला उठा करके इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट करवा दिया। यानी कुल मिला जुला करके हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ में आया? तो ये क्या हो गया? अब देखेंगे, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 पहले था, 7 8, और इसका तो पहले से कंप्लीट था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? तो इस अच्छा, तो ये कोई जरूरी नहीं कि इसी के साथ ये सिंगल बॉन्ड करेगा। ठीक है, मतलब इसी के साथ ये स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है। कैसा? अच्छा, इसको यदि हम लोग क्या बोले थे कि सेकंड पीरियड का यदि एलिमेंट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड विद प्लस माइनस साइन। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट आपको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? ये O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O और ये O, और चूंकि ये इधर इसको ट्रांसफर किया है, इस पे पॉजिटिव और इस पे बेटा क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, और इस पे 2 लोन पेयर, और इस पे 3 लोन पेयर जो बचा हुआ था। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको रिप्लेस किए थे। और इसी को और हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार से O, ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है? तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नया आया है आपके सामने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर होता है जो एक स्ट्रक्चर उसके सारे प्रॉपर्टी को नहीं बता पाता है, तो हमें उसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस की, रेजोनेंस क्या होता है। वैसा ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो कोऑर्डिनेट हम इस ऑक्सीजन को किए, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है। हो सकता है कि हम इसको कर दें और बॉन्डिंग इसके साथ हो। इज दैट क्लियर? क्योंकि सारे जो ये है, जो सारे एटम है वो क्या है बेटा? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल समझ रहे हो ना? सब एक टाइप के हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब हम लोग इसको ऐसे लिखे, इस फॉर्म में लिखे हम लोग, तो हम क्या किए कि एक बार सिंगल बॉन्ड यहाँ दिए और एक बार सिंगल बॉन्ड यहाँ दिए, और इसको डबल हेडेड एरो से हम लोग रिप्रेजेंट किए। यानी कि ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है। और इस पे चूंकि ये इसको कोऑर्डिनेट किया था तो इस पे पॉजिटिव, और ये इसको मिला था तो इसको क्या हुआ? नेगेटिव। तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली यही बताता है कि चार्जेस, अच्छा, और O3 में कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो है पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर लिया? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लिया, एंड ओवरऑल चार्ज पे क्या आ गया? 0। क्लियर? समझ में आया?
हाँ, लेकिन एक भी यदि पॉजिटिव ज्यादा होता तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता, एक भी यदि नेगेटिव ज्यादा होता तो उस पे क्या हो जाता, नेगेटिव चार्ज हो जाता। आ रहा बात समझ में? अब फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या यही तो निकालता है, क्या किसी भी पर्टिकुलर एटम पे कोई चार्ज है क्या, और कितना चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो वो अब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ही आएगा और उस पे नेगेटिव। ठीक है, यदि हम कंसीडर कर ले ए बी सी या 1 2 3 इस प्रकार से, देखें ठीक है। तो यदि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। इज दैट क्लियर? तो उस वाले में अपना क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये तो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दिए इस पे पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसको हम फॉर्मल चार्ज के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे हम Fc लिख रहे हैं, फॉर्मल चार्ज किसका, O1 का, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा ऑक्सीजन में 6 माइनस इलेक्ट्रॉन बचे हुए कितने 2, तो लिख देंगे 2, ठीक है, माइनस हाफ इनटू बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भैया एक, देखिएगा हम किसको काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है। ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या करेंगे हम 2 से, ये हो जाएगा बेटा आपका 3, ठीक है, 2 3 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और ये क्या मिलेगा आपको 1, और ये 1 क्या बेटा पॉजिटिव, यानी एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आने वाला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अब इस 2 के लिए निकालते हैं, ठीक है, FCO2 के लिए निकालेंगे तो 6 माइनस 6 तो होगा, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा 4, ठीक है, माइनस 1/2, और कितना बॉन्डेड में है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी इस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, जैसे इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। अब FC यदि हम क्या करें O3 लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा O3 के लिए, आप देखेंगे 6 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स का बचा है, तो 6 बचा है, 1 2 3 4 5 6 बच गया, और इनटू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, माइनस 1/2 और इनटू कितना बचा 1 2, बॉन्डेड में 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, केवल एक ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 7, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 किस पे चला गया है, इस पे। आई थिंक आपका फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है, ठीक है। इसमें चाहे तो और हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं NH4+, ठीक है, NH4+, तो ये कैसे बनाए थे हम लोग, N और ये H था, H था, H था, और ये H, और इस पे क्या गया था पॉजिटिव, ठीक है, या ओवरऑल भी हम इस पे चाहें तो होल हम पॉजिटिव दे सकते हैं ऐसा, लेकिन ये पॉजिटिव किस पे है, ठीक है, ये पॉजिटिव किस पे है वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो ओवरऑल चार्ज आ गया इस पे, लेकिन ये चार्ज किसके कारण से इस पे आया है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो FC हम निकाल लेते हैं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, माइनस करो बॉन्ड में कितने, मतलब सारे हाइड्रोजन का तो 1 ही, किसी का एक का भी निकाल लेंगे, और बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेटेड है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 - 2, ठीक है, और माइनस सॉरी इलेक्ट्रॉन लिखना था ना, कितना इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं बचा है, यानी 1 - 0 -1/2 इनटू बॉन्डिंग में कितना गया आपका, ये 1 2, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो जाएगा आपका 1, और 1 - 1 क्या हो जाएगा बेटा 0, यानी हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा इसमें, ठीक है, यदि हम चार्ज को अंदर रखना चाहें तो। लेकिन जैसे ही हम FC नाइट्रोजन करेंगे तो ये हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है बेटा 5 माइनस कितना इसका इलेक्ट्रॉन बचा है, एक भी नहीं बचा है, तो 0, ठीक है, और माइनस हो जाएगा आपका 1/2 इनटू, ठीक है, कितना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से बचेगा बेटा 4, और 5 - 4 बराबर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव 1। तो इस नाइट्रोजन पे बेसिकली देखा जाए तो इस नाइट्रोजन पे H और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बेसिकली किस पे है नाइट्रोजन पे,
ठीक है, किस एटम पे वो चार्ज है वो बताता है। और यहाँ पे हम O3 को इसी तरह क्यों लिखें, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो एक दो हम आपको होमवर्क लिए देते हैं, आप बना करके लाएंगे। ठीक है, होमवर्क में किसका कर लेंगे, CO3 माइनस का, ठीक, CO3-2 का, ठीक है। उसके बाद SO4-2, एटलीस्ट इन दोनों का आप बना करके लाइएगा। और कोई भी चार्जेबल जो है, ठीक है, NO3- इसका बना सकते हैं, ठीक है, PO4-2 इसका बना सकते हैं। कोई भी आप चार्ज वाला उठा करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बताना चाह रहे हैं। तो ये आपका HW हो गया, होमवर्क हो गया, किसके लिए, फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे वस्पर थ्योरी को, आगे वाला जो अपना थ्योरी है उस चीज को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि वो वस्पर थ्योरी क्या होता है, उसका क्या एप्लीकेशन है अपना, ठीक है। तो इसको क्या लिखने वाले हैं, वस्पर थ्योरी, यानी वैलेंस सेल, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको VSEPR, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है, वस्पर थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे क्या पता चलता है वो चीज देखें। और दो साइंटिस्ट थे खास करके, उन्हीं दोनों के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। और उन साइंटिस्ट का नाम जो था वो क्या था, उनका नाम था गिलेस्पी, थोड़ा अलग नाम है, ठीक है, एंड न्योम, ठीक है, गिलेस्पी एंड न्योम, ये जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा ये वस्पर थ्योरी बताया गया था। अब ये वस्पर थ्योरी क्या बोलता है, थोड़ा थ्योरेटिकल तो है, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती है। इससे बॉन्ड एंगल खास करके जो है उसके बारे में पता चलता। हम क्या अभी तक हम लोग क्या बोलते थे, एकदम सिंपल लिख देते थे, जैसे CH4 बनाना है तो कार्बन को बीच में रखे और चारों तरफ हाइड्रोजन दे दिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब हम लोग उसको स्पेस में जब हम लोग रखेंगे उसको उठा करके, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन हो सकता है, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हो सकता है। और रिपल्सन होने के कारण उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या उसमें डिफरेंस अपने को देखने को मिलता है रेगुलर ज्योमेट्री से, यानी कि पहले हम लोग जो एक्सपेक्ट किए हैं उससे। तो ये एक्सप्लेन करता है वस्पर थ्योरी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। रिपल्सन शब्द का प्रयोग हुआ है, तो रिपल्सन के कारण ही ऐसा उसके स्ट्रक्चर में डिस्टॉर्शन या फिर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आया बात समझ में। अब क्या होता है, एक एक पॉइंट को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो इसमें कहता है, ध्यान से देखेंगे एक एक चीज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें कहता है, बोलता है इफ द सेंट्रल एटम पोजेस, ठीक है, इफ द सेंट्रल एटम पोजेस ओनली bonded pair of electron with identical atom, then shape of the compound is symmetrical, ठीक। समझना है क्या बोलता है कि यदि सेंट्रल एटम जो रहेगा, ठीक है, सेंट्रल एटम जो रहेगा उसमें केवल क्या रहेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहेगा, ठीक है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेगा नहीं। जैसे अभी O2 में बच जाता है, सॉरी NH3 में बच जाता है एक लोन पेयर, आ रहा बात समझ में? तो उस प्रकार से लोन पेयर उसमें नहीं होना चाहिए, केवल बॉन्डेड होने चाहिए और उससे जो लगे हुए एटम रहेंगे वो आइडेंटिकल होने चाहिए, यानी सेम टाइप का एटम होना चाहिए। तो ऐसे में उसका शेप जो होगा वो क्या होगा? सिमेट्रिकल शेप होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, एग्जांपल यदि हम ले ले जैसे कि BF3, तो BF3 देखेंगे कैसा आपका बनेगा, ये रहेगा B, ये रहेगा F, ये रहेगा F और ये रहेगा बेटा F, एकदम सिमेट्रिकल, यानी 3 बॉन्ड बन रहा है तो तीनों एक दूसरे को बराबर एंगल पे रखेगा, दैट इज 120 डिग्री। फैन है ना आपके घर में, फैन ऊपर आप देखिएगा तो तीनों जो डायना उसका जो रहता है, ठीक है, तीनों पंखा तीनों उसका डायना जो रहता है वो 120 डिग्री पे, ठीक उसी प्रकार से BF3 बनता है, एक प्लेन पे रहेगा, ठीक है, ठीक बात समझ में आ रहा है। और तीनों बॉन्ड जो है एक दूसरे से बराबर एंगल की दूरी मेंटेन किए हुए रहेगा, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल है ये कितना पे आ जाता है बेटा? 120 पे आ जाता है। सारे एंगल कितने पे आ जाएंगे? 120 डिग्री पे। और इस प्रकार का जो एंगल मेंटेन किए हुए कोई भी कंपाउंड रखता है उस शेप को, वैसे शेप को हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? ट्राइगोनल प्लेनर। वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं CH4, ये मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन। अब मीथेन जो होता है वो आपको क्या लग रहा है कि क्या चार आए तो एक ऊपर एक नीचे एक ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वैसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यदि एक दूसरे से ऊपर नीचे मतलब इस प्रकार से आपका रहता है, ठीक है, एक ऐसे एक इधर, ठीक है, ऐसे और एक इधर भी, यानी कि पूरा ऐसे और पूरा ऐसे CH4, तो आपस में कितना डिग्री मेंटेन करेगा? केवल 90 डिग्री मेंटेन करेगा। लेकिन अपने को कितना डिग्री मेंटेन करवाना है? मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो अब ये तो ऐसे, ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, अब ये जो ऐसे था वो थोड़ा डाउन भी हो सकता है। तो स्पेस में जब वो अपना अरेंजमेंट किया, स्पेस में जब वो अपना अरेंजमेंट किया, मैक्सिमम एंगल जो मेंटेन करता है CH4 वो कितना पे करता है बेटा? 109.28, इतना डिग्री जो है वो अपना लेकर के वो चलता है। 109 डिग्री 28 मिनट इसको कहते हैं, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये चीज जो है वो मेंटेन करता है कौन? CH4। और ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। कैसा बोलते हैं बेटा? टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो और ले सकते हैं, जैसे कि CO2, ठीक है, CO2। तो CO2 में क्या हो जाता है कि इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है बेटा आपका 180 डिग्री का। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग लीनियर कहते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि देखते हैं ना, ये रहता है आपका C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये क्या रहता है? एकदम लीनियर, सीधा ऐसे, ठीक है। तो ये जो एंगल बना वो कितना का बना बेटा? 180 डिग्री का, ठीक। उसी प्रकार से CH4 जो रहता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से अपने को देखने को मिलता है। अब ये बोलोगे सर ये कैसे? तो ये जस्ट समझिए कि बोर्ड के पीछे है, ठीक है, ये जस्ट समझेंगे बोर्ड के पीछे है। आ रहा बात समझ में? हम कुछ यदि दिखाने का एक बार प्रयास करें तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये इस प्रकार से रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। और एक मान लेंगे यहाँ पे, जस्ट इस यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, ठीक है। तब आप देखेंगे यदि 90 पे रखते हैं तब तो क्या होता है? कम एंगल मेंटेन करता है, लेकिन ये थोड़ा नीचे चला गया और ये थोड़ा सा इसके जस्ट पीछे आएगा, जहां मेरा हाथ है ना, जस्ट ये वाला आपका फोर्थ वाला जो एंगल बॉन्ड बनेगा वो। तो ये कितना सारा जो है, कहीं से भी देखें, देखिए कहीं से भी सारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, कहीं से भी, ठीक। तो इसीलिए हम क्या बोले कि वो आइडेंटिकल होगा, सिमेट्रिकल होगा। कहीं से भी आप उसको कट करोगे तो आपस में बीच से एकदम कट हो जाएगा, दो भाग में ये बढ़ जाएगा। तो 2D रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस प्रकार से होता है। आगे भी हम लोग इसके बारे में देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको लिख लेना है। और हर एक बॉन्ड का एंगल, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से यहाँ है, सब क्या होगा? 109.28, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट ये आपका होता है, पाया जाता है। समझ में आया? ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब ये तो क्लियर हो गया पहले पॉइंट से कि भाई ऐसा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सारा जो ये है एटम है वो क्या है बेटा? आइडेंटिकल है। और इसके बीच में जो है कोई भी, ये भी देखेंगे आइडेंटिकल है।
और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है, तो उस केस में इसका जो भी एंगल होगा वो सारे बॉन्ड के एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे और आइडेंटिकल होंगे, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट के लिए हम जाते हैं, कहता है इफ द सेंट्रल एटम पोजेस, सेकेंड वाला, ठीक है, इफ द सेंट्रल एटम पोजेस, ठीक है, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि सेंट्रल एटम के पास बॉन्डेड पेयर तो होगा, बॉन्ड वाला पेयर तो होगा, यानी बॉन्ड तो होंगे, साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन आ गया। यही जो है ना, यही खतरनाक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए उसके पास, बचे हुए हैं। ठीक है, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, देन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल विल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो शेप कैसा हो जाएगा बेटा, अनसिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? दैट इज द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल। ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल बॉन्ड एंगल will disturb, ठीक है, due to repulsion between lone pair of electron। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अनसिमेट्रिकल हो जाएगा वो शेप, यानी सिमेट्रिकल अब नहीं रहेगा, और जो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल रहेगा वो डिस्टर्ब होगा। किसके कारण? तो रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। अब ये रिपल्सन क्यों हो रहा है यहाँ पे? बेसिकली बेटा जो है, हम लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट, और लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो भी तो क्या है, वो भी तो इलेक्ट्रॉन से ही बन रहा है ना, बेसिकली वो भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ही है। और जो बचा हुआ लोन पेयर है वो भी क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। इसीलिए वो उसका जो रिपल्सन के कारण जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए था बॉन्डेड फॉर्म में, ठीक है, केवल बॉन्ड पेयर यदि रहता तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, और बॉन्ड एंगल जो है कुछ और बन करके आता है, कुछ और निकलता है, और उस पूरे मॉलिक्यूल का कुछ और शेप निकलता है। जैसे समझ क्या बोलना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो ये देख लें कि रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है और सबसे कम? लोन पेयर के बीच में। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां पे देखा जाता है? तो सबसे ज्यादा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन देखा जाता है। लोन पेयर क्या, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, उसका एक तरह से कहें मैग्नीट्यूड भी कम नहीं हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, तो लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्सन पाया जाता है। देन यदि लोन पेयर रहे और बॉन्ड पेयर रहे, ठीक है, क्या रहे, लोन पेयर रहे और बॉन्ड पेयर रहे, तो फिर उसके बीच में रिपल्सन होता है। और सबसे कम, क्योंकि एक तो लोन पेयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्डेड पेयर, इसलिए थोड़ा सा उसका रिपल्सन कम, और सबसे कम जो होता है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आपका रिपल्सन होता है। तो ये एकदम ध्यान में रखें कि सबसे ज्यादा रिपल्सन आपका लोन पेयर के बीच में, देन उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम जो रिपल्सन पाया जाएगा वो किसके बीच में पाया जाएगा, बॉन्ड पेयर के बीच में। इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में रिपल्सन नहीं होता है, वहां भी होता है, लेकिन वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, बहुत माइनर होता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? लेकिन यदि हम लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में हम बात करें तो बहुत ही जबरदस्त का रिपल्सन वहां देखा जाता है। अब इस चीज को समझें, क्यों ऐसा होने से क्या हो जाता है। ठीक, और एक बात यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि बॉन्ड एंगल जो होगा, ठीक है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली टू, ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ेगा या घटेगा किस पे, तो जो बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर रहेंगे उस पे। ठीक है, क्या बोलता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उस सेंट्रल एटम पे बचा हुआ रहेगा उतना ज्यादा उसमें रिपल्सन होगा और उतना ही बॉन्ड एक दूसरे से दूर किए हुए रहेंगे, यानी कि उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। नंबर ऑफ लोन पेयर सॉरी बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा इस चीज को समझे। बॉन्ड एंगल क्या हम बोले कि जितना सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा। ठीक, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा बॉन्ड एंगल उतना ही क्या होगा, ज्यादा। अब इस चीज को समझे कैसे हो रहा है, उस चीज को समझना होगा। तो समझेंगे एग्जांपल से और साथ ही साथ हम उसमें जो दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको भी समझाते हुए चलेंगे। ये भी पॉइंट समझेंगे और दूसरा वाला पॉइंट भी। तो तीसरा वाला अपना जो पॉइंट है, दूसरा तो हो चुका था, by increasing one lone pair of electron by increasing one lone pair of electron, एक लोन पेयर ही केवल बढ़ रहा है। ठीक है, यदि हम एक लोन पेयर किसी पे बढ़ रहा है, ठीक, तो बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, बॉन्ड एंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 डिग्री। ठीक है, समझे। यदि इंक्रीजिंग जो है, मान लेते हैं किसी में एक बॉन्ड एक लोन पेयर है, अगले वाले में 2 लोन पेयर है, अगले वाले में 3 लोन पेयर है, तो जो बॉन्ड एंगल में जो चेंजेस आएगा वो केवल और केवल 2.5 डिग्री का चेंजेस आता है। बात समझ में आया, कितना डिग्री का चेंजेस आएगा बेटा, 2.5 डिग्री का। अब एग्जांपल के तौर पे समझे, ये रहा CH4, एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका 109, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल। लेकिन वही यदि हम NH3 आ जाएं, NH3 में एक लोन पेयर होता है तो कितना का चेंजेस आएगा, 2.5 का। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है 107 डिग्री होता है। इज दैट क्लियर। अगला यदि हम बात करें H2O में, तो H2O में बेटा 2 लोन पेयर होता है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल हो जाता है वो 105 डिग्री होता है। बात समझ में आया। और ये कैसे काम कर रहा है, जैसे NH3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये NH होना कैसे चाहिए था, हम इसको ऐसे बनाते थे ऐसे, ये H और ये H ऐसे, लेकिन ये लोन पेयर है तो लोन पेयर ने क्या किया, बॉन्ड को इधर धक्का दिया। ठीक है, धक्का दिया, रिपल्सन हुआ यहाँ पे। अब इसके कारण जो है वो NH3 ऐसा नजर आता है। ठीक है, ऐसा नजर आता है कुछ, और ये लोन पेयर यहाँ होता है, और जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120। लेकिन बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर के बीच में बेटा रिपल्सन हुआ, इस बॉन्ड पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्सन हुआ, जिसके कारण इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और ये बॉन्ड एंगल कितना आ गया बेटा इनके बीच में, 107 डिग्री। वही यदि हम H2O की बात करें तो H2O होना कैसे चाहिए था, O, ये H और ये H। ठीक है, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता है। कैसा पाया जाता है भाई, ये वाला जो लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर के बीच में आपस में रिपल्सन, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में आपस में रिपल्सन, और इसके बीच में रिपल्सन। लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन कहाँ पे होगा, लोन पेयर के बीच में, यहाँ पे जो पता है। तो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है, तो एक दूसरे को पूरा, यानी ये बॉन्ड को पूरा ढकेला, ये बॉन्ड को पूरा ढकेला। ठीक है, जिससे ये स्ट्रक्चर O, ये H और ये H ऐसा नजर आने लगता है, और इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री आपको नजर आता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो ये वाला बात भी हम इस पॉइंट की मदद से यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए, और साथ ही साथ इस पॉइंट को भी समझाएं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है भाई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या ये बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। एक पॉइंट, चौथा 4th पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, ठीक है, वो बोलता है कि इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द डिफरेंट मॉलिक्यूल इफ सेंट्रल एटम हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if central atom have same number of electron, सेंट्रल एटम क्या बोला, डिफरेंट मॉलिक्यूल है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे NH3H2O वैसा कुछ है, और सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यानी एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, लेकिन बोलता है वहां दोनों का लोन पेयर भी सेम है।
ठीक है, वहां का दोनों नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, हैव सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन, ठीक है, देन बॉन्ड एंगल, ठीक है, विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बताए हैं, उसी पे डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल क्या होगा। एग्जाम्पल समझें। अब एग्जाम्पल में मान लेते हैं, अब इसमें हम एक केस लेते हैं, कौन सा? इफ इन ए बी एक्स टाइप मॉलिक्यूल, कोई ए बी एक्स टाइप का मॉलिक्यूल है, आप समझ लेंगे ए बी एक्स कहने का मतलब लाइक H2O हो गया, ठीक है, जिसमें O एक है और B दो है, यानी X क्या हो गया कि B कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, वैसा कुछ। जैसे NH3, तो N क्या हो गया बेटा? A क्या हो गया? N हो गया, और H क्या हो गया बेटा? B हो गया, और X क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट 3, इसका H का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2। तो यहाँ पे हम वेरिएशन कर सकते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। इन BX टाइप मॉलिक्यूल if side atom are same type molecule, if side atom, अब इसमें भी side atom, ठीक है, atom same electronegativity, ठीक है, of central atom increases same, ठीक है, molecule if side atom same electronegativity of central atom increases, then bond angle increases। अब बात को समझना है, ये क्या बोला कि कोई BX टाइप मॉलिक्यूल है और साइड एटम यदि सेम है, यानी कि ये वाला किनारे वाला H हो गया, ये सेम है दोनों का, ठीक है, इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा ना, वो सेंट्रल एटम का क्या होगा बेटा? इंक्रीज करेगा, और बॉन्ड एंगल भी क्या होगा आपका? इंक्रीज। अब समझे क्या है ये चक्कर माजरा क्या है। जैसे एग्जांपल हम O H और H लेते हैं, ठीक है, दो लोन पेयर हो गए। कितने लोन पेयर हो गए? 2 लोन पेयर है। उसी प्रकार से S H और H, ठीक है, H2S, ये H2S मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे भी कितने लोन पेयर हो गए बेटा? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। बात समझ में आ रहा है? अब ये साइड एटम, ये साइड एटम है, क्या है? आइडेंटिकल। ये क्या हो गया बेटा? आइडेंटिकल, सेम, ठीक है, दोनों का साइड एटम क्या है बेटा? सेम, ठीक। तब अब बोला कि बॉन्ड एंगल किस पे होगा? डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये क्या बोला था? यदि सेम नंबर ऑफ लोन पेयर रहता है देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B, यानी कि O और S के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक। उसमें भी हम 2 टाइप बताएं कि यदि ये दोनों सेम रहेगा, ठीक है, और यदि ये दोनों डिफरेंट रहेगा, तो यदि ये दोनों क्या है बेटा? सेम है, तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O इज ग्रेटर देन S, हमको पता है, सेम फैमिली का मेंबर है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5, ठीक है। तो ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? सो बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज ग्रेटर देन H2S, ठीक है, H2S का बॉन्ड एंगल कम होगा, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? बात क्लियर है? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी में दूसरा केस देखते हैं, ठीक है, इसी में जो दूसरा केस है वो देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि अच्छा, इसमें यदि हम एक एग्जांपल और ले लें, तो जैसे कि NH3
ठीक है, ग्रेटर देन हो जाएगा PH3 से और ग्रेटर देन हो जाएगा SH3 से। समझ में आया क्यों? क्योंकि हमने को क्या समझ में आया कि यदि सेम आइडेंटिकल एटम है उससे जुड़ा हुआ, जैसे कि यहां भी जुड़ा हुआ है H और ये सेम फैमिली का मेंबर है, सेम फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, सेलेनियम, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओ से टीपो, क्लियर। तो इसके जो यदि एटम आ गए, सेम ग्रुप के एटम आ गए, तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। इसलिए हम सेम फैमिली का मेंबर लिए हैं, ठीक है, सेम फैमिली का मेंबर लिए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, तो बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3 का, देन PH3 का, देन SH3 का, क्लियर है। अब दूसरा जो है, अब बोलता है केस 2 में, ठीक है, NABX टाइप molecule if central atom are same, बोलता है इस बार if सेंट्रल एटम को हम लिखते हैं CAR, बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है, सेंट्रल एटम क्या हो गया यहाँ पे? आर सेम एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम increases, then bond angle decreases, then bond angle decreases। अब क्या बोला कि होगा क्या कि ABX टाइप मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम इस बार सेम है, ठीक है, सेंट्रल एटम इस बार सेम है, तब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम का आपका जिसका ज्यादा रहेगा, बॉन्ड एंगल वहां क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे H2O सॉरी OCl2 है, ठीक है, OCl2 या ऐसा Cl2O ऐसा लिख देते हैं डायरेक्ट, OCl और ये Cl और यहाँ गया O, ये H और ये H, तो ये क्या हो गया बेटा? सेम। ये क्या हो गया इस बार? आइडेंटिकल। ये वाला सेंट्रल एटम क्या हो गया? आइडेंटिकल। अब अपने को क्या देखना है? साइड वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन H, ये तो अपने को पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, ठीक। तो अब Cl और H में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की ज्यादा है। अब Cl की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा बेटा? ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या देखा गया है, इसका कितना होता है? 110.8, 1010.8 और इसका बेटा क्या हो जाता है? 105। अभी तो हम लोग पढ़े कि डिक्रीजेस नहीं इंक्रीजेस हो जाएगा, साइड एटम इंक्रीजेस, ठीक है, देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच करके क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। एक सेकेंड, गड़बड़ हो रहा है। साइड एंगल, बॉन्ड एंगल इंक्रीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, हाँ, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ज्यादा रहेगा इसमें और इसमें, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा? आपका बॉन्ड एंगल हम लोग ज्यादा लेकर के चलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरीन, और यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा? आपका इसका, ठीक है, Cl2O का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, लिख देते हैं, Cl2O का ज्यादा हो जाएगा किससे? H2O से। सेंट्रल एटम क्या रहा? सेम रहा, और आइडेंटिकल एटम नहीं है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग चेक कर लेंगे। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ किसका हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस आधार पे हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि ये तो आइडेंटिकल थे, ये तो क्या थे? आइडेंटिकल थे। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं PF3 PCl3, ठीक है, PF3 PCl3 PBr3, ठीक है, PI3, ये वाला। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, साइड एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका? फ्लोरीन का। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। और यदि ये डिक्रीज करेगा, ठीक है, यदि ये डिक्रीज करेगा, एक सेकेंड, यहां पे जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है कि हम लोग जो हैं, ये डिक्रीजेस जो है वो ठीक था,
ठीक है, डिक्रीजेस ठीक था। और यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो अपने को कंसीडर करना है वो क्लोरीन और हाइड्रोजन का ना लेकर के, ठीक है, ऑक्सीजन और क्लोरीन का लेना है। तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 3.5 और इसका होता है 3.0। इसका होता है आपका 3.5 और इसका होता है 2.1। तो किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो रहा है? यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम कम है, ठीक, कॉन्सेप्ट को समझिए। और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज, एक सेकंड, यहां भी कम आ रहा है, ऑक्सीजन का 3.5 नहीं, हम लोग सही थे क्या? कुछ तो गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, क्या चेंजेस आ रहा है? यदि हम देखें तो इधर क्या होगा, डिक्रीजेस। ओके, नहीं सही है, हम लोग शुरू में सही थे, अभी गलत कर रहे हैं। सही है, एकदम सही लिखे थे, ये सब कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा हो गया और ये Cl is greater than H, ये भी सही है। हाँ, तो इसका क्लोरीन का यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा, 3.0, और इसका हाइड्रोजन का बात करें तो 2.1, ठीक है, 2.1। तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो जिसका ज्यादा रहेगा उसी का क्या हो जाएगा बेटा, आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, इसका, देन इसका, देन इसका। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? उसी के बाद यदि हम दूसरा चले जाएं, नहीं फिर गलत हो रहा है आंसर जो है, फिर गड़बड़ हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कम है, एक सेकंड, दूसरा एग्जांपल देखें, OF2, ठीक है, Cl2O, उसके बाद Br2O। और तीसरा एग्जांपल में देखें, SF2, ठीक है, SCl2, और ये आ जाएगा SBr2, ठीक। तो ये हो जा रहा है कम, 110 और 100। ओके, ये क्वेश्चन ही गलत उठाया हुआ था, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा था पूरा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, H2O ना लेकर के ये आपका आ जाएगा Cl2O और ये F2O, ऐसा था, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। और जब F हम लेते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल आपका 103 हो जाएगा। तभी तो कहें कि ये इतना सारा गड़बड़ कैसे हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, पकड़ा तो गया गड़बड़ इसका, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl जो होगा वो लेस होगा किस, अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि अब हम बात करें, आ जाइए फिर से यहाँ पे, तो इसका कितना होता है बेटा 3.0 और F का कितना होता है बेटा 4, ठीक है, F का कितना होता है 4। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका रहेगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनिक, अच्छा अब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा रहेगा आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इंक्रीजेस, जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है। ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा, क्लोरीन वाला का, ठीक है, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा रहेगा, क्लोरीन वाले का। इज दैट क्लियर? इसका बॉन्ड एंगल कम रहेगा और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। क्लोरीन वाले का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा, कम है। अभी आ जाइए यहाँ पे, यानी ये हम लोग क्या बोले थे कि गलत हो रहा है कुछ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। अब यहाँ जाइए, किसका, O तो कॉमन हो गया, क्या आ गया, Br2 Cl2 F2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, बॉन्ड एंगल हो जाएगा ये। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है, यहाँ पे सल्फर तो कॉमन हो गया, फ्लोरीन का, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? छोटा सा भी कहीं मिस्टेक होता है तो पूरा का पूरा जो है तो काम तमाम होने लग जाता है, ठीक है। लास्ट एक हम लोग देख लेते हैं इसका, ठीक है। लास्ट एक है कि बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ये भी एक है पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट है कि बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन साइज ऑफ साइड एटम,
ठीक है, डिपेंड ऑन साइज ऑफ साइड एटम, ऑन इंक्रीजिंग साइज ऑफ साइड एटम, ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग साइज ऑफ साइड एटम, ठीक है, साइड एटम, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। साइज एटम, साइड वाला एटम जो रहेगा वो जितना बड़ा यदि रहेगा, साइज पे भी डिपेंड करता है। यदि बड़ा साइज रहेगा तो बड़े वाले साइज से क्या होता है, उसका साइज बड़ा होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है, ठीक है, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल उसका क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ऐसा समझे कि H2O ले लेते हैं ये हम, ठीक है, Cl2O और H2O, Cl2O और H2O, तो यहाँ पे O ये Cl रहेगा, ये Cl सेम रहेगा, ठीक है, O ये H और ये H रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका दो लोन पेयर है, ऐसे हम लोग लोन पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अब जो होगा यहाँ पे यदि हम देखें तो Cl यहाँ पे आ गया है और Cl का साइज मान लेंगे पूरा बड़ा है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या होगा, बड़ा, और हाइड्रोजन का साइज क्या होता है बेटा, छोटा होता है। ये तो एकदम छोटा सा होता है, हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का साइज क्या होगा, छोटा, और इनका साइज क्या हो गया, बड़ा। अब बड़ा होने के कारण इनके बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन, रिपल्सन, और रिपल्सन होगा तो ये एक दूसरे को अपने आप को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो बॉन्ड एंगल बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। इज दैट क्लियर। और बॉन्ड एंगल जो होगा क्लोरीन में वो 110 डिग्री 110.8 होगा, और वाटर में तो कितना होता है 105, ठीक है, इसमें कितना हो जाता है बेटा 105 डिग्री पाया जाता है। यहाँ बॉन्ड एंगल कम होता है और वहां पे बॉन्ड एंगल बेटा ज्यादा होता है। हाँ, अब इसको जो है इस वाले मेथड से नहीं जाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के नहीं जाना है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट हम लोग तब करेंगे, यानी आइडेंटिकल एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तब देखेंगे जब वो सेम ग्रुप का होगा तब, सेम ग्रुप का होगा तब, ठीक है। और यहाँ पे आप साइज वाला भी लगा सकते हैं, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है बेटा, बड़ा होता है, तो देख रहे हैं रिपल्सन यहाँ ज्यादा होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, और इसका बॉन्ड एंगल बेटा ज्यादा होगा, इस कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको बॉन्ड एंगल वाला पूरा कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।